नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का लेक्चर 4 होमवर्क डिस्कशन में। लेक्चर 4 में होमवर्क क्या था लाला? एक्सरसाइज 1 B1 to 4 मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, तो आइए खेला शुरू करते हैं। ये तो सवाल बहुत ही आसान टाइप के होंगे, आपने कर भी दिए होंगे सारे। जो नहीं हुआ हो उसका सॉल्यूशन आप देख लेना। B1 में दो सवाल है, पार्ट ए एंड बी। B1 का ए वाला सवाल B1 A जरा देखिए क्या है A। Two blocks of mass 10 kg and 20 kg are placed on x-axis. The first mass is moved on the axis by a distance 2 cm. By what distance of the second mass to move to keep the center of mass unchanged? बहुत आसान सा है, ऐसा अपने सवाल पहले भी किया है। masses हैं 10 kg and 20 kg। 10 kg and 20 kg के दो masses हैं। First mass is moved on the axis by a distance of 2 cm. By what distance of the second mass moved? अगर मैं इसको 2 सेंटीमीटर इधर ले जाऊं तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर ऑफ मास को अगर टच से मच नहीं होना है तो इसको इधर मूव करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए कि इसको कितना मूव करवा लिए अपन ने, तो x मूव करवा दिया। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अगर अपन ध्यान से देखें कि सेंटर ऑफ मास कहीं मूव नहीं करना है तो 20 into 2 मस्ट बी इक्वल टू 2, 10 into 2 मस्ट बी इक्वल टू 20 into x, 20 into x है। तो ये यहां से x की वैल्यू क्या आ गई है? 1 सेंटीमीटर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 सेंटीमीटर। इसको जो है उधर की तरफ मूव करवाएंगे तो सेंटर ऑफ मास मूव करने वाला नहीं है ना। तो फर्स्ट का आंसर तो 1 सेंटीमीटर हो गया, बहुत आसान सा है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसी का, B1 वाले सवाल का। टू ब्लॉक्स ऑफ मास 10 kg एंड 30 kg आर प्लेस्ड अलोंग द वर्टिकल लाइन है। इस बार क्या किया है? वर्टिकल लाइन पे दो ब्लॉक लगा रहे हैं, जिसके एक का मास है आपके लिए 10 kg और दूसरे वाले का मास है आपके लिए 30 kg। क्या है? 30 kg। 10 kg एंड 30 kg। 10 kg एंड 30 kg प्लेस वर्टिकल लाइन। द फर्स्ट ब्लॉक इज रेज्ड थ्रू ए हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसको ऊपर की तरफ उठा दिया है 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर raised through a height of 7 centimeter. By what distance should the second mass to be moved to raise the center of mass by 1 centimeter? यानी सेंटर ऑफ मास खुद ही ऊपर की तरफ मूव कर जाए 1 सेंटीमीटर। तो अब बताइए कि भैया इसका क्या किया जाए। मैंने कहा इसको y मान लीजिए, उसमें क्या है ना। अपन जानते हैं भाई साहब कि डेल एक्स इज इक्वल टू, या वाई सी यू एम मुझे लिखना होगा, तो ये क्या होगा? m1 y1 m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो डेल्टा वाई सी यू एम इज इक्वल टू m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। होगा कि नहीं होगा यार? ये बातें अपन ने लेक्चर में ही की है। ऊपर को मैंने पॉजिटिव मान लिया और हमें बोला गया कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ? 1 सेंटीमीटर हो रहा है, ऐसा सवाल बोल रहा है। तो मैंने इसको प्लस का ये लिख दिया। m1 मेरे लिए 10 kg है और उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है 7 सेंटीमीटर। m2 मेरे लिए 30 है, मैंने उसको ऊपर किया है y, मैंने ऊपर शिफ्ट किया है। अब सॉल्व करके y नेगेटिव आया तो फिर मुझे पता लग जाएगा कि वो नीचे शिफ्ट हुआ है। और m1 प्लस m2 यानी कि ये वैल्यू आ गई 40। तो यहां से 40 और ये 70, 40 इज इक्वल टू 70 प्लस 30y, 70 प्लस 30y। तो अब यहां से देखिएगा तो y की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी? y की वैल्यू ये आपका 40 माइनस 30, y की वैल्यू -1 सेंटीमीटर आ रही है। क्या आ रही है? -1 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने y को ऊपर माना है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। काय को लाला कि मैंने ऊपर को पॉजिटिव माना है और मैंने ये माना है कि 30 ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन सॉल्व करके वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है? वो नीचे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर, जिससे कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर। तब जब 10 केजी वाले ब्लॉक को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए 7 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आपको ऐसे सवालों में मतलब अगर आपने लेक्चर जो है बहुत अच्छे से समझा होगा तुरंत आप करेंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस वाली फील आएगी कि यस, मतलब मुझसे सवाल होते हैं, मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे डेवलप हो जाते हैं जब मैं लेक्चर अच्छे से देखता हूं, है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। और अगर ऐसा है तो फिर मैं अपनी जिंदगी को सफल मानूंगा कि भाई सही डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। इसको उड़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मिट जा यार, मिट जा।
B1 के बाद आगे बढ़ते हैं, B1 के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल B2। अगला सवाल क्या है? B2 देखते हैं। B2 क्या सवाल है? B2 देखते हैं भाई साहब। B2 का सवाल ऐसा है कि एक ग्रेविटी फ्री हॉल है। क्या है? ग्रेविटी फ्री हॉल है। मैंने कहा अच्छा, कोई ग्रेविटी नहीं है, यानी वहां पे ग्रेविटी नहीं लग रही है। ग्रेविटी फ्री हॉल है इस तरह का। मैंने कहा अच्छा ऐसा, बहुत बढ़िया। इसमें क्या लग रहा है? एक कंटेनर रखा हुआ है ग्रेविटी फ्री हॉल में। ये जो कंटेनर है, ये ग्रेविटी फ्री हॉल मान लीजिए, इसमें एक कंटेनर रखा हुआ है और ये कंटेनर के अंदर एक मास m रखा हुआ है। एक मास m रखा हुआ है, यानी कि ये कैपिटल M का है और यहाँ पे आपने रखा है स्मॉल m। और क्या है? मैंने कहा ये वाले की लंबाई आपके लिए L है। अब सवाल पढ़ते हैं। कंसीडर ए ग्रेविटी फ्री हॉल इन विच द ट्रे ऑफ मास m। अच्छा, एक ट्रे रखी हुई है जिसका मास क्या है? m है, और कैरिंग ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास m and edge length L is at rest in the middle. Figure shown. If the ice melt, by what distance does the center of mass of tray plus system descend? मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो आइस मेल्ट होगी तो भाई साहब आइस ऐसे हो जाएगी, लेकिन ये तब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आइस अगर नीचे शिफ्ट होगी, सेंटर ऑफ मास किधर ही नहीं जाएगा। क्यों लाला? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये ग्रेविटी फ्री हॉल है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर आइस मेल्ट होकर ऐसा है कि ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहीं से टच से मास होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी फ्री हॉल है। अगर ये ग्रेविटी फ्री हॉल नहीं होता फिर सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि ये तो ऊपर जाता नहीं, और ये आइस जो है वो मेल्ट होकर थोड़ी सी जैसे ऐसा L हाइट पे, तो बाद में ऐसे फ्लोर के एरिया पे डिपेंड करेगा फिर कितना ऊपर की तरफ रहेगा सेंटर ऑफ मास। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ली भी नहीं है, क्योंकि हाँ यहाँ जरूरत भी नहीं है। यहाँ तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास किधर ही जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो हॉल है वो एक ग्रेविटी फ्री हॉल है, उसमें ग्रेविटी है ही नहीं, तो सब कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। और इनिशियली दोनों रुके हुए थे और मेल्ट हो गया, ये इंटरनल फोर्सेस के कारण काम हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास पे तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। सेंटर ऑफ मास हमेशा उधर ही रहेगा। तो आपसे पूछा है कि सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा, कितने से किधर जाएगा? मैंने कहा किधर ही नहीं जाएगा भैया, आंसर होगा आपका 0, नो मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास है। उम्मीद है कि आपके भेजे में ये बात उतरी होगी। आगे बढ़ते हैं B3 वाले सवाल पे। B2 बहुत आसान सा सवाल, B3 पे बढ़ते हैं। B3 वाला सवाल ये हो गया B2। आगे बढ़ते हैं B3 पे। क्या है B3 वाला सवाल, जरा ध्यान से देखें। B3 क्या है? Mr. Verma and Mr. Marthur are sitting on the two extreme corner of 4-meter long boat of mass 40 kg। अच्छा, ये तो SC वर्मा वाला सवाल है। मिस्टर वर्मा, SC वर्मा और उनके साथी प्रॉफ जो हैं, अपने उनके साथी प्रॉफ जो है माथुर साहब, ये वर्मा जी हैं 50 किलो के। यहाँ पे SC वर्मा साहब हैं, रिटायर्ड प्रॉफ हैं IIT कानपुर के, अभी भी पढ़ाते हैं। वैसे BSc की कोर्सेज बहुत ही बेहतरीन चला रहे हैं वो। मिस्टर वर्मा और मैं मास 50 केजी, और सामने खड़े हैं माथुर साहब जिनका वेट है 60 केजी। ये हैं 60 केजी के माथुर साहब, वर्मा जी एंड माथुर जी। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इन द टू एक्सट्रीम ऑफ 4 मीटर लॉन्ग बोट है, मतलब ये स्टाइल मार के ये बोला कि इनके बीच का फासला क्या है, 4 मीटर है। और बोट का मास कितना दिया हुआ है? बोट का मास आपको दिया हुआ 40 केजी, यानी जिस बोट पे ये बैठे हैं उसका मास क्या है? 40 केजी। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब। स्टैंडिंग इन स्टिल वाटर, रुकी हुई है भाई साहब। बोट क्या है? रुकी हुई है। अच्छा, टू डिस्कस द मैकेनिक्स प्रॉब्लम दे कम इन द मिडल ऑफ द बोट। दोनों चाह रहे हैं कि बहुत भंडार सा प्रॉब्लम बना दिया जाए ताकि बच्चों की बैंड बजती रहे। ऐसे सवाल को डिस्कस करने के लिए, बनाने के लिए ये सेंटर में मिलना चाह रहे हैं। कहां मिलना चाह रहे हैं? बीच में मिलना चाह रहे हैं। बीच में बे, इसके बीच में, बीच पे नहीं, बीच में वर्मा जी और माथुर जी मिलके क्या ही करेंगे, तो बीच में मिलना चाह रहे हैं, बोट के बीच में मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओहो, नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन विद वाटर। मैंने कहा हाँ, ये तो तुम चाहते ही हो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल में ना आए, हम समझ गए आपकी बात को, है ना। अब बताइए, हाउ फार डज द बोट मूव इन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। मैंने कहा भैया अगर ये, हमको तो वैसे लॉजिकली लग रहा है कि ये वाले भाई साहब इधर भारी हैं, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बोट उधर की तरफ जाएगी। माई लाइक माई रूल्स। वैसे आप इधर भी मान सकते हो, सॉल्व करके नेगेटिव आएगा, कोई बात नहीं।
मैं इधर मान लेता हूं, है ना, सॉल्व करके नेगेटिव भी आ सकता है, जो भी होगा। मैंने मान लिया कि बॉट मान लो x इधर की तरफ गई, बॉट अगर x इधर की तरफ गई तो वर्मा जी को मिड पॉइंट पे जाने के लिए अब चलना पड़ेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2 - x, है ना। लेकिन माथुर साहब को इधर आने के लिए भाई साहब 2 + x चलना पड़ेगा। काय को लाला, अबे 2 तो बॉट के रेस्पेक्ट में चलना है और बॉट खुद ही उधर जा रही है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2 + x हो गया, है कि नहीं यार। अच्छा भाई, और वर्मा जी के लिए फायदे का सौदा हुआ कि बॉट सामने x से आ गई, जाना उनको 2 मीटर था बॉट के रेस्पेक्ट में, बॉट के रेस्पेक्ट में वो 2 मीटर गए, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वापस x आ गए, है ना, तो 2 - x हो गया। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में टोटल कितना आगे गए। अब आप ध्यान से देखिए इधर कौन कौन गया है, इधर आपका बॉट गया है और कौन गया है, माथुर साहब गए हैं। बॉट की कितने किलो की है, 40 है, 40 इंटू क्या करेंगे अपन, बॉट x गई है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, माथुर साहब हैं 60 kg के, और ये इधर की तरफ गए हैं 2 + x, दैट मस्ट बी इक्वल टू वर्मा जी जो हैं 50 किलो के इधर की तरफ। हालांकि लॉजिकली देखेंगे तो ये भाई साहब भारी लोग इधर आए हैं, वो उधर गए, तो x सॉल्व करें नेगेटिव आना चाहिए। ये अपने जो है ये इधर की तरफ कितने गए, 2 - x, ये बराबर होना चाहिए क्योंकि शुरू में सेंटर ऑफ मास की रफ्तार 0 होती है और हमेशा 0 रहनी चाहिए, मतलब सेंटर ऑफ मास डेल्टा एक्सियम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको उड़ा दें, इसको उड़ा दें, इसको उड़ा दें, ये आपका 4x हो गया है, प्लस 12 हो गया है, प्लस 6x हो गया है, दैट इज इक्वल टू 10 - 5x, दैट इज इक्वल टू 10 - 5x। मैंने कहा अच्छा भाई सब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, इसको इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा, और 6 और 4 10 हो गए, ये 15x हो जाएगा, 15x इज इक्वल टू -2 10 माइनस आप 12 कीजिएगा तो -2 ही आएगा ना। तो यहां से x की वैल्यू आ रही है -2/15 सेंटी। ये क्या है भाई साहब, मीटर में खेल रहे हैं तो मीटर में चला लेते हैं, मीटर आ जाएगा, है ना। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ अच्छा मीटर में सेंटीमीटर में करिएगा तो क्या हो जाएगा, -2/50 इंटू 100 कर देते हैं, इंटू 100 कर देंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, ये कट गया आपके लिए 3 बार, और ये 100 से मतलब क्या किया है हमने 5 का भाग दिया है, तो ये 20 बार। तो ये कार्यक्रम हो गया है -40/3 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है कि मैंने जिस डायरेक्शन में लिया है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी बॉटवा इधर की बजाय इधर जाएगा 40/3 सेंटीमीटर से, 40/3 सेंटीमीटर से उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कौन, बॉट जो है उधर इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 40/3 सेंटीमीटर से। बहुत बढ़िया भाई साहब, ये सब अगर आपसे हो रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, लेक्चर्स आपने बहुत अच्छे से समझे हैं। अपने आप की पीठ थपथपा लीजिए। आगे बढ़ते हैं B4 वाले सवाल पे, B4 वाले सवाल पे। B4 देखिए जरा, B4 में क्या है, B4 देखिए, B4 में क्या है जरा ध्यान से देखिए। The balloon, the light rope and the monkey as shown in the figure are at rest in the air. If the monkey reaches the top of the rope, by what distance does the balloon descend? Mass of the balloon is m, mass of the monkey is small m, and the length of the rope assigned by the monkey is the कैपिटल L। अब आप ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास यहाँ पे एक बलून है जिसका मास है कैपिटल M, एक बलून है जिसका मास क्या है, कैपिटल M है। अच्छा, यहाँ से एक धागा लगा हुआ है जिसकी लंबाई L है, और यहाँ पे एक बंदर बैठा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है। अब आप ध्यान से देखिए तो बंदर साहब यहाँ से चढ़ के ही पूरी L लेंथ कवर कर रहे हैं, तब तक ये जो है ये आपसे ये पूछा कि कितना नीचे आएगा, व्हाट इज द बलून, कितना नीचे आएगा। तो मान लेते हैं कि x आएगा, मान लीजिए कि बलून x आएगा, तो इनको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना चढ़ना पड़ेगा, L - x। फायदे का सौदा है ना यार, बलून के रेस्पेक्ट में L जाएंगे, लेकिन बलून खुद ही जब x नीचे आ जाएगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपना बंदर ऊपर की तरफ कितना गया है, L - x गया है। ओहो, सेंटर ऑफ मास रुका हुआ था और बाद में रुका रहेगा, है ना। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो इसका मास क्या है, m, कैपिटल M इंटू x मस्ट बी इक्वल टू, कैपिटल M इंटू x मस्ट बी इक्वल टू L - x इंटू स्मॉल m। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका हो गया है mx और ये हो गया है आपका ml माइनस स्मॉल m इंटू x से मुझे क्या चाहिए, मुझे x चाहिए। मुझे अगर x चाहिए तो ये हो गया है ml डिवाइडेड बाई
m प्लस m, ml डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान सा सवाल थे, मतलब आसान तब है जब आपने सवाल लेक्चर्स को अच्छे से समझाए ना, फिर सब कुछ आसान है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट चीजें लेक्चर में कवर करते हैं, जिनकी डिफिकल्टी लेवल जेईई एडवांस प्लस से लेके ओलंपियाड तक का होता है। अगर आप पूरे उन सब चीजों को समझ जाते हैं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप वो देख लेंगे तो फोड़ देंगे, ऐसा नहीं, पर हाँ अगर आप वो समझ लेंगे तो काफी हद तक चीजें बहुत अच्छे से फोड़ पाएंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अपन आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सवाल देखते हैं। अपने पास आगे वाले सवाल कौन से हैं? एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का B14567। तो बढ़ते हैं भाई साहब एक्सरसाइज 2 के B124 हाँ B2 एंड ऑल के तरफ बढ़ते हैं। पहले इसको उड़ा लेते हैं। चलिए अगला सवाल है B1 देखिए जरा, पार्ट 2 का B1 क्या है? टू पार्टिकल्स बेयरिंग मास रेशियो n/1 आर इंटरकनेक्टेड बाय लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासेस ओवर ए स्मूथ पुली। मतलब कार्यक्रम इस तरह का है कि एक स्मूथ पुली है और जहां से दो पार्टिकल को कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे मास लगा रखा है, यहाँ पे मास लगा रखा है। माना कि इसका मास m है तो इसका मास n टाइम ऑफ m हो जाएगा, ताकि रेशियो आपका n/1 हो जाएगा। देन द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है, ये कार्यक्रम नीचे की तरफ ऐसे a से जा रहा होगा, तो ये कार्यक्रम ऊपर की तरफ जा रहा होगा a से, और इस a की वैल्यू क्या हो जाएगी? nmg माइनस mg डिवाइडेड बाई टोटल मास। खींचने वाला फोर्स है nmg, रोकने वाला है mg, डिवाइडेड बाई टोटल मास हो जाएगा आपका n प्लस m। अच्छा, तो m से m सारा गायब हो जाएगा, तो बचा क्या है ऊपर? n माइनस 1 इंटू जी डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अच्छा भाई साहब, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, माना कि मैंने डाउनवर्ड को क्या मान लिया है? पॉजिटिव मान लिया है, तो मेरे लिए m1a1 यानी mm इंटू इसकी एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है आपके लिए n माइनस 1 g डिवाइडेड बाई n प्लस 1, है ना? डिवाइड और क्या हो जाएगा? m2a2 यानी m तो m है और a2 अभी यही वाली ऊपर की तरफ है, तो है ना? नीचे तो मैंने पॉजिटिव माना है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी कि माइनस ऑफ n माइनस 1 g डिवाइडेड बाई n प्लस 1, डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए? टोटल मास। अरे भाई, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। टोटल मास आपका हो जाएगा, m कॉमन ले लीजिए तो n प्लस 1 है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। तो यहां से आपका m गायब हो जाएगा, नीचे की तरफ आपके पास रहेगा n प्लस 1, तो ये n प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ऊपर क्या हो रहा है? n माइनस 1g कॉमन आ रहा है, अब देख लीजिए जो भी है n माइनस 1 जो है वो आपका कॉमन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं, नीचे तो n प्लस 1 का वो आ रहा है स्क्वायर, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप ऊपर की तरफ आपके लिए आ रहा है n माइनस 1 इंटू जी, आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच गया है आपका n माइनस 1, यहाँ से n बच गया और यहाँ से 1 बच गया, तो ये n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू जी आ गया। नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? n प्लस 1 का स्क्वायर। ये आ रही है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऐसा आपको ऑप्शन सी वाले में दिखाई दे रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अपन आगे बढ़ सकते हैं, इस सवाल को यहाँ पे सॉल्व हो गया है। B1 के बाद में आगे अपना सवाल है B1 के बाद में अगला सवाल क्या है हमारा? B4 क्या है? कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। मैंने कहा करते हैं कंसीडर, पहले इसको उड़ा देते हैं। B1 के बाद में एक सवाल है हमारे पास B4 क्या है? B4 जरा ध्यान से देखिए। B4 consider a system of two identical particle, one of the particle is at rest and other has a acceleration a, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? दो पार्टिकल हैं आइडेंटिकल, यानी कि एक का मास m मान लेते हैं, दूसरे का मास b m ही मान लेते हैं। वन ऑफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, मतलब का एक्सेलरेशन 0 होगी, दूसरे वाले का एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन a दिया हुआ है। क्या पूछा है आपसे?
सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन r2 m इंटू 0 प्लस m इंटू a डिवाइडेड बाई 2m है। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो m से m कट गया, ये तो a डिवाइडेड बाई 2 आ गया। r2 किस्म का सवाल है, आपको ऑप्शन बी में ये दिखाई देगा। तो ये तो बहुत ही रद्दी सवाल था भैया। 4 के बाद में क्या है, 5 एंड 7 है ना। 5 क्या है जरा ध्यान से देखिए, B5 का ये जो सवाल है क्या है, इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज द लीनियर मोमेंटम बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा गलत, ये तो बिल्कुल गलत भाई साहब। इंटरनल फोर्सेस लीनियर मोमेंटम नहीं बदल सकते, काइनेटिक एनर्जी भंडार से बदल सकते हैं, है कि नहीं यार। जैसे मैंने प्लस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू दोनों को मैंने पास में लाया और छोड़ दिया, तो क्या हुआ, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, नेट फोर्स 0 है कि नहीं है। या एक बॉम्ब है, रखा है, फट गया है ना, तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से फटेगा। पहले इसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, लेकिन बाद में काइनेटिक एनर्जी नॉन 0 आएगा ना, आधा पार्ट इधर अदर, लेकिन ये मोमेंटम फिर भी 0 आएगा, वेक्टर है वो क्वांटिटी। तो पहला वाला बात गलत है, पहला वाला बात गलत है कि लीनियर मोमेंटम चेंज हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं। मैंने कहा नहीं, गलत बात। बी में क्या बोल रहा है, बी में बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी बट नॉट द लीनियर मोमेंटम। मैंने कहा सत्य वचन, बिल्कुल भाई साहब। सी में बोल रहा है लीनियर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा लीनियर नहीं हो सकता भाई साहब। डी में देखते हैं, डी में क्या है, नीदर द लीनियर मोमेंटम नॉर द काइनेटिक एनर्जी, नीदर द लीनियर मोमेंटम तो नहीं बदल सकते बट काइनेटिक एनर्जी आराम से बदली जा सकती है। तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई साहब। 5 के बाद में कौन सा सवाल है, 7 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। B7 देख लेते हैं क्या है, B7 है आपके लिए। इफ द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए सिस्टम हैज जीरो रिजल्ट एट द सेंटर ऑफ मास। बहुत आसानी, तो मतलब बहुत आसानी से अपन कर लेंगे, बहुत थ्योरी में इसके बारे में खूब सारी डिटेल में हमने बातें की है। एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गई है, 0 हो गई है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी, वो 0 भी हो सकती है और उसकी कोई यूनिफॉर्म वैल्यू हो सकती है। तो मस्ट नॉट मूव, मैंने कहा गलत, मस्ट नॉट एक्सेलरेट, must not accelerate. External forces acting on a system has zero resultant. The center of mass may accelerate, must not accelerate. Accelerate नहीं हो सकता, accelerate तो नहीं हो सकता क्योंकि external forces acting on system has zero resultant. The center of mass must not accelerate and may move. Yes, accelerate हो सकता है, move करेगा, है ना। accelerate नहीं हो सकता है, move करेगा। accelerate मतलब must not move, ए वाला गलत हो गया आपके लिए। और मे एक्सेलरेट ये गलत बात है, कौन सा, डी वाला, क्योंकि एक्सेलरेट तो नहीं हो सकता, एक्सेलरेट तो नहीं हो सकता। कौन, सेंटर ऑफ मास, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम हैज जीरो रिजल्टेंट। तो ये आपके लिए हो जाएगा। फिर क्या होना चाहिए आंसर, मस्ट नॉट एक्सेलरेट एंड मे मूव, मस्ट नॉट एक्सेलरेट एंड मे मूव कर सकता है। क्यों, क्योंकि भाई साहब ऐसा हो सकता है ना कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी। अगर वो पहले से ही मूव कर रहा होगा तो बाद में भी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो ये था अपना B7 वाला सवाल। आगे बढ़ते हैं। B7 के बाद में C1 एंड C2 दो सवाल है हमारे पास, C1 एंड C2। फिर उसके बाद ये वाला होमवर्क खत्म हो जाएगा। आप एक्सरसाइज 2 SC वर्मा के सवाल जो होमवर्क में दिए गए हैं उनको भी पैरेलली करते रहें ताकि और ज्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। जितने ज्यादा सवाल आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा आपके कॉन्सेप्ट्स पे। C1 देखते हैं क्या है C1 वाला सवाल। टू पार्टिकल A and B initially at rest move toward each other under a mutual force of attraction. The speed of center of mass at the instant when the speed of A is v, the speed of B is 2v। मैंने कहा भैया देखो ऐसा है कि ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है ना। ये मान लो M1 वाला है, ये M2 वाला है। शुरू में इसकी रफ्तार थी 0, इसकी रफ्तार थी 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास थी 0। अब ये म्यूचुअल अट्रैक्शन से मूव कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स आपके लिए है 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी 0। इसका मतलब VCM होगी आपके लिए कांस्टेंट, और वो पहले थी 0 तो वो हमेशा रहेगी 0, हमेशा 0 रहेगी भाई साहब। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा 0 रहेगी। क्यों, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन आई ही नहीं है, वो तो मूव कैसे कर रहे हैं, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो आपका आंसर होगा कि भैया आंसर क्या होगा कि 0 होगा। मतलब बी में आपका बी आंसर होगा। बी में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड हमेशा 0 रहेगी क्योंकि वो पहले भी 0 थी और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो C1 एक आसान सा सवाल था।
C2 देखते हैं, C2 लास्ट एंड फाइनल सवाल। C2 क्या है भाई साहब? 2 masses of mass 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energy। एक का मास m है, एक का मास 4m मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी सेम है। इसका मतलब क्या है कि हाफ mv1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, हाफ 4mv2 का स्क्वायर है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अगर देखिए तो भैया v1 बाई v2 का जो रूट है वो 2 आ जाएगा, ये 2 हो गया है। अच्छा हमें क्या चाहिए, देन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, यानी हमें p1 डिवाइडेड बाई p2 चाहिए, p1 डिवाइडेड बाई p2 चाहिए। तो ये आपके लिए हो जाएगा m इंटू पहले वाले की रफ्तार है आपके लिए m, आपका m है, रफ्तार v1 है, दूसरे वाले का मास आपका 4m है और रफ्तार क्या है v2 है। m से m कट गया है, 1/4 इंटू v1 बाई v2 है आपके लिए 2/1 तो ये कट गया है, ये 1/2 यानी कि आपका आंसर होगा 1:2। क्या हो जाएगा 1:2 जो है 1:2 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। आराम से टिक करके आगे बढ़ सकते थे, सवालों में कोई खास दम नहीं था, आप बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर लेते। बाकी हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपने कॉन्फिडेंस पे विश्वास रखिए, ताकि किसी भी लेवल का कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको टैकल कर पाएंगे बहुत अच्छे से। इसलिए लेक्चर्स में जो कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं उनको पूरी शिद्दत से बहुत ही अच्छे से उनको समझें। फिर क्या होगा कि आप अपने से अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे सवालों में सवाल होने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। बस इतनी की जरूरत होती है, हमें कोई पीएचडी करने की तो जरूरत नहीं है। बस चीजों की फीलिंग आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है, ताकि आप अच्छे खासे सवाल जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, बाकी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अपन मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट वाले होमवर्क डिस्कशन में, जो कि होगा लेक्चर 5 का। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।